पहले आप लोगों का पसंदीदा जो सब्जेक्ट है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है सीडीपी, उसी से हम शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन इसका है, सीडीपी का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लियो वाइगोस्की थ्योरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी लियो वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में किस चीज की सबसे एमिनेंट रोल होता है या सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किस चीज की होती है। तो आपको पता है कि लियो वाइगोस्की जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, वो अपने सोशियो कल्चरल थ्योरी में 3 चीज को महत्व देते हैं। पहला है सोसाइटी, दूसरा है कल्चर और तीसरा है लैंग्वेज, यानी समाज, संस्कृति और भाषा। तो आपके ऑप्शन में जो है वो कल्चरल टूल्स दिया हुआ है, यानी सांस्कृतिक उपकरण जो है एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में या ओवरऑल डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू लियो वाइगोस्की सबसे महत्वपूर्ण एमिनेंट रोल प्ले करता है। तो आपका सही आंसर है कल्चरल टूल्स या सांस्कृतिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो बहुभाषिता को या मल्टीलिंगुअलिज्म को किस तरीके से देखती है या क्या मानती है। तो हमारा एनईपी 2020 जो है वो एक तरीके से बहुभाषिता को या मल्टीलिंगुअलिज्म को एक एसेट की तरह देखता है, यानी एक संपत्ति की तरह। वो मानता है कि बहुभाषा जो है या मल्टीलिंगुअलिज्म जो है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सोसाइटी से जो बिलोंग करने वाले हैं, उन सभी के लिए अपने अपने मदर टंग में या अपनी अपनी भाषाओं में एक चीज़ों को रिलेट करने का, समझने का तथा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाने का मौका मिलेगा। तो ये एसेट समझते हैं, एक संपत्ति, एक प्रॉपर्टी की तरह देखते हैं ये बहुभाषिता को या मल्टीलिंगुअलिज्म को। तो ये एक बात हुई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समुदाय के जो स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रस्तावित करती है। यानी जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड लेवल से आते हैं या सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिनका थोड़ा सा लोअर ऑर्डर का है, उनके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या मानना है। तो ये जो है ये आपके ऑप्शन में एक आंसर होगा रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम की बात करते हैं। ये बात करता है रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, यानी अर्थपूर्ण जो है या अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम की या पाठ्यचर्या की बात करते हैं। मीनिंगफुल करिकुलम यानी वैसी पाठ्यचर्या जिसका कुछ अर्थ हो, जो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करे तथा हर एक समुदाय का बच्चा जो है उस करिकुलम में प्रॉपर अपने आप को एकोमोडेट कर पाए, चीजों को समझ पाए, रिलेट कर पाए तथा अपनी अंडरस्टैंडिंग को और लर्निंग के सहारे अपने लाइफ को या ओवरऑल जो जीवन है उसको बेहतर बना सके। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम होना चाहिए। एक अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली या सोशली जो है वो लोअर ऑर्डर या बैकग्राउंड से आते हैं, लोअर बैकग्राउंड से आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी का कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कंसीडर लर्निंग एज। जो संरचनावादी है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो लर्निंग को कैसे देखते हैं, अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जैसे आपके पियाजे हैं, वाइगोस्की है, ब्रूनर है, तो इन लोगों का मानना है कि लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जो संरचनावाद है, जो बच्चे की एक्टिविटी को प्राथमिकता देते हैं या बच्चे की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को, उनके क्रिएटिविटी को प्रायोरिटी देते हैं, उनका मानना है कि ये इंटरैक्टिव है और एक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव एंड एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग जो है वो इंटरैक्टिव है, आपका एक्टिव प्रोसेस है। तो सही आंसर है आपका इंटरैक्टिव एंड एक्टिव, यानी एक तरीके से अंतःक्रिया होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए तथा सक्रिय होना चाहिए, जहां बच्चे को जो है डिस्कवरी करने का, कुछ इन्वेंशन करने का, कुछ चीजें करने का, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने का मौका दिया जाए, एक्सप्लोरेशन का मौका दिया जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है। जो स्थानिक बुद्धि है वो किससे संबंधित है। तो हार्वर्ड गार्डनर एक व्यक्ति है हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया है,
1983 में इन्होंने एक बुक रिटर्न किया हुआ था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस फ्रेम्स ऑफ माइंड के माध्यम से इन्होंने बुद्धि को सिंगल आइडेंटिटी या सिंगल एंटिटी न बता करके इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो कुल 8 प्रकार की होती है, जिसमें आपका वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, ऐसे करके 8 टाइप्स इन्होंने दिए हैं। इसमें एक टाइप ये भी है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस या स्थानिक बुद्धि जिसको बोलते हैं। तो स्थानिक बुद्धि जो है ये आपका संबंधित है हावर्ड गार्डनर से, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, और 1983 में इन्होंने एक बुक लिखा हुआ था, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात बताई है, जिसमें एक बुद्धि का प्रकार है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? तो नए ज्ञान की संरचना, बच्चा जो कुछ जानता है और जो कुछ वह सीख सकता है, उस दोनों के बीच को एक टर्म से हम संबोधित करते हैं जेपीडी, यानी जेडपीडी जो है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। बच्चा जो स्वयं कर सकता है और कुछ उसको अगर हिंट्स मिल जाए तो जहां वो दूसरों की मदद से पहुंच सकता है, तो बीच का जो स्पेस है जहां वो सीख सकता है, लेकिन कब? जब बीच में थोड़ा सा इसको स्कैफोल्डिंग मिल जाए, किसी के अपने से पीयर से, दोस्तों से, किसी से भी, जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर फील्ड में उससे बेहतर जानता हो, अगर उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो बच्चा अपने उस जोन को, उस एरिया को रिसीव या प्राप्त कर सकता है, अचीव कर सकता है जिसमें उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। तो बच्चा जो स्वयं कर सकता है तथा जो किसी और की सहायता से कर सकता है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, एरिया जो है, यही आपके नए ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीएचडी क्या है? आपका एडीएचडी से हर एक सेशन में क्वेश्चन आ रहा है और हमको लगता है कि जब तक सीटेट की एग्जाम होगी ये क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा। एडीएचडी, इसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का अटेंशन डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा जो है वो अपने आप को एक जगह टिक कर बैठा नहीं पाता, या मूड जो है एक तरीके से स्विंग होता रहता है, या कहीं ना कहीं लैक ऑफ जो है वो डेफिसिट होता है, या लैक ऑफ अटेंशन होता है। इसमें ध्यान की कमी होती है, अटेंशन की कमी होती है। तो एडीएचडी जो है, इसका पूरा नाम अगर पूछे तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ये है क्या? तो एक प्रकार का अटेंशन डिसऑर्डर है, इसमें बच्चा जो है वो ध्यान को या अटेंशन को एक तरीके से कंसंट्रेट कर पाने में इनेबल होता है, असमर्थ होता है। एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आया हुआ है ऑटिज्म से। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म जो है ये स्वलीन विकार है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है ऑटिज्म डिसऑर्डर। ऑटिज्म जो है ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। जो बच्चा जो है वो स्वयं में ही रहता है, ना सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है, ना लोगों से बातचीत करता है, ना बच्चों के साथ खेलने जाता है। जब बच्चा स्वयं में ही लीन हो या स्वतः ही उसको खुशी मिलता हो, दुनिया बाकी ना समाज के साथ, ना परिवार के साथ, ना खेल में, ना कहीं, जब बच्चा खुद में ही सीमित हो, इस प्रकार का जो डिसऑर्डर है उसको ऑटिज्म डिसऑर्डर कहा जाता है। तो ऑटिज्म डिसऑर्डर जो है ये आत्मविमोह है, बच्चे को या उस व्यक्ति को खुद से ही वो लीन रहता है, और खुद से ही मतलब है, बाकी किसी दुनिया में उसका कोई इंटरेक्शन नहीं। ऑटिज्म डिसऑर्डर एक प्रकार का स्वलीन विकार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो आकलन के लिए, असेसमेंट के बारे में क्या बात करती है? असेसमेंट के बारे में क्या मानती है एनईपी 2020? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो ये 360 डिग्री असेसमेंट की बात करती है। ये 360 डिग्री असेसमेंट एंड प्रोग्रेसिव कार्ड की बात करती है, प्रोग्रेस कार्ड। अब ये 360 डिग्री असेसमेंट क्या है? तो जीवन के हर एक पक्ष को आकलित करने की बात करती है, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि उसके खेल के क्षेत्र में भी पेंटिंग हो सकता है। एक बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, पेंटिंग में अच्छा हो, खेलने में अच्छा हो,
तो बच्चे के हर एक पक्ष को हम अपने असेसमेंट का पार्ट मानेंगे और हर एक पक्ष को आकलित करेंगे, तब एक बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है या ओवरऑल जो असेसमेंट है वो तब जाके पूरा होता है जब वो 360 डिग्री असेसमेंट के दौर से गुजरता है। यानी जीवन के हर एक पक्ष को, खेल हो, पढ़ाई हो, पेपर पेंसिल हो, ड्राइंग हो, हर एक पक्ष जहां जहां स्कूल एक्टिविटी जुड़ा हुआ है उन सभी पक्षों को आकलित कर रहा है। यह 360 डिग्री असेसमेंट है जो आपका एनईपी 2020 जो है वो असेसमेंट को लेकर प्रस्तावित करती है। ये कुछ आपका क्वेश्चन सीडीपी का था। अब हम बात करेंगे ईवीएस वाले सेक्शन पे। तो ईवीएस और खास तौर से हमने उस क्वेश्चन को यहाँ पे टारगेट किया है या उस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द सिलेबस या थोड़ा बहुत जो लीक से बाहर क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है, वैसे क्वेश्चन को हम लोगों ने टारगेट करके एनालिसिस कर किया जा रहा है ताकि बच्चा जो है अपने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जिन बच्चों का आगामी सीटेट या आगामी दिनों में जिनके एग्जाम है वो एक बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम देने जा सके। अब ईवीएस वाले सेक्शन को हम लोग शुरू करते हैं, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज के जो कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका पहला, राजा जी राष्ट्रीय उपवन जो कहाँ स्थित है? राजा जी एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है, उपवन है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक भारत का जो स्टेट है, इसी उत्तराखंड में आपका राजा जी उपवन स्थित है जो कम से कम एक अनुमान ये 820 वर्ग किलोमीटर में, ये 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में, 3 जिलों में इसका क्षेत्र है। एक तो आपका हरिद्वार में है, देहरादून में है और पुरी में है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आपका उत्तराखंड राज्य के 3 डिस्ट्रिक्ट में 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका राजा जी राष्ट्रीय उपवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन जीव जो संरक्षण अधिनियम है जो पेड़ पौधे तथा जानवरों के शिकार से बचाने के लिए तथा पेड़ पौधों के प्रत्येक प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 ईस्वी को एक पारित किया गया वन संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत जंगली जानवर जो है उसका शिकार करना तथा पेड़ पौधों को या प्रकृति को नुकसान पहुंचाना इसके अनुसार बैन किया गया है। तो जो आपका सही आंसर है वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 9 सितंबर 1972 में पारित किया गया। पशुओं को शिकार से बचाने के लिए तथा पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए, एक प्रकार से उनको कोई नुकसान न हो, इस चीज को, जो चीजें बची हुई है, जो प्रकृति बची हुई है, उसके संरक्षण के लिए 9 सितंबर 1972 को वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? एक जनजाति है जारवा जनजाति, पूछ रहा है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका जो सही आंसर है वो है अंडमान। अंडमान द्वीप जो है या अंडमान एरिया में, जो अंडमान क्षेत्र में ये एक जारवा जनजाति है जो पाई जाती है, जो मुख्य रूप से जो है ये अपने भोजन के लिए शिकार पर डिपेंड रहती है। जो जानवरों का जो शिकार है उसके माध्यम से ये अपना भोजन प्राप्त करती है। और ये लोग जो जारवा जनजाति के लोग हैं ये गांव वाले क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, शहर से थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि शिकार का जो साधन है या माध्यम है वो गांव में इसके स्कोप ज्यादा है, क्योंकि वहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, इसलिए ये लोग शहर से एक प्रकार से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है कि जारवा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान क्षेत्र में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन के लिए IUCN स्थिति क्या है? जो गंगा डॉल्फिन है उसके लिए IUCN एक प्रकार का जो है वो प्रकृति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संघ है। IUCN जो है ये प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, एक प्रकार का यूनियन है जो विश्व स्तर पे जानवरों को या पौधों को संरक्षित रखने की बात करता है या उसके लिए काम करता है। तो IUCN जो है वो गंगा डॉल्फिन के लिए एक स्थिति बताता है, ये संकटग्रस्त स्थिति बताता है। यह बताता है कि गंगा डॉल्फिन की जो स्थिति है वो अभी खतरे में है, संकट में है,
धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है या एक तरीके से विलुप्त होती जा रही है। तो इसका सही आंसर है संकटग्रस्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो आपका ईवीएस में जैसे मैप से क्वेश्चन आया हुआ है, आप मैप से पढ़ लेंगे कौन से राज्य किस राज्य के जो सापेक्ष है या रिलेटिवली किस डायरेक्शन में है। तो मैप पे थोड़ा ओवरऑल ध्यान देंगे। हाउसेज के बारे में क्वेश्चन है, जो हाउसेज है घर है, कहाँ के घर किस तरीके से बने होते हैं। जैसे आपके असम में है तो वहाँ बम्बू से बांस से जो घर बनाए जाते हैं, और एक प्रकार से वैसे ही जो राजस्थान में है वो कटीली झाड़ियों के घर बने होते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो वैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घर बने हैं। तो हाउस के बारे में ओवरऑल आपको पढ़ लेना है। मैथ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है, और बाकी जो ईवीएस में अभी तक आता रहा है जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है वहीं से क्वेश्चन है। पेडागोजी के क्वेश्चन भी कहीं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और पेपर की बात करें तो ये पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट जा रहा है। थोड़ा सा आसान से थोड़ा सा मध्यस्थता की ओर या मिडिल में आप कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, लेकिन ओवरऑल जो पेपर है वो आपका इजी टू मॉडरेट है। तो ध्यान रखने वाली यही बात है कि एनसीईआरटी को पढ़े, और कुछ जो आउट ऑफ लीक क्वेश्चन है उसके लिए आप एनालिसिस पेपर देखें। ये काम की चीजें हैं। हर एक एनालिसिस सेशन जो है वो आपको 2 से 4 नंबर का फायदा वहां पे एग्जाम में दिलाएगा। ओवरऑल यही है कहानी थी। ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मिलते हैं फिर नए एग्जाम के नए पेपर एनालिसिस को लेकर। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, और जो भी चीजें आप एक्स्ट्रा में कर सकते हैं जिनका आगे आने वाला एग्जाम है वो उनके लिए एक ध्यान रखें और पढ़ाई करें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।